दोस्तों, आज दोबारा आपसे जुड़े हैं सफलता की और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसमें हम भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता की। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक चलेगा। अभी नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक भारतीय नागरिक और एक विदेशी नागरिक में क्या अंतर है। इंडिया का सिटीजन और विदेशी, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, भारतीय जो नागरिक है उसको हर प्रकार के अधिभाग करते हैं, ये भारतीय है और ये विदेशी। तो भारतीय में क्या होगा, जो भारत का नागरिक बन गया है उसको मत देने का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार है। वो एमपी एमएलए के चुनाव में खड़ा हो सकता है, एमपी एमएलए, या भारत का पीएम बन सकता है। इनको सभी प्रकार के जो अपने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, लेकिन विदेशियों पर सभी प्रकार के मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। उनको मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जो आर्टिकल 19 अपना स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी जाके बोलना, कुछ भी बोलना, अपने विचार व्यक्त करना, वो सब सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है। तो अभी अंतर समझते हुए हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। अपने भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता हमने कहां से लिया। एकल नागरिकता हमने लिया इंग्लैंड से। इंग्लैंड के अंदर एकल नागरिकता है, तो जब संविधान बन रहा था तो हमने एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली। लेकिन यूएसए में अगर हम बात करें, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। इसका अर्थ क्या है कि वहां स्टेट की अलग नागरिकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूएसए की अलग नागरिकता है। तो अभी हमने पढ़ा यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है, यानी डबल नागरिकता है। और अपने भारत में हमने जो ब्रिटेन से लिया है उसमें एकल नागरिकता है। तो इस प्रकार से हम अंतर समझ सकते हैं। डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे नेचुरलाइज और बाय बर्थ। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सोनिया गांधी है तो उसने एक भारतीय नागरिक के साथ शादी की। राजीव गांधी जी के साथ शादी करने के बाद सोनिया गांधी को प्राकृतिक तौर पर भारतीय नागरिकता मिल गई। दूसरी है बाय बर्थ। जैसे हम हैं, आप हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी। इस प्रकार से बाय बर्थ और प्राकृतिक तौर पर नागरिकता मिल सकती है। अभी बात करते हैं आर्टिकल 5। इसके अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय जो लोग भारत में थे या उसके बाद जो लोग भारत में पैदा होंगे, भारत में थे या
उसके बाद भारत में पैदा होने वाले लोग। इन लोगों पर एक कंडीशन अप्लाई थी, जो उस समय भारत में थे, ये कम से कम इस तारीख से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। देखिए आर्टिकल 5 को दोबारा समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में थे या उसके बाद जो लोग भारत में पैदा होंगे वो सब भारत के नागरिक माने जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 से कम 5 साल पहले से वो लोग भारत में रह रहे हों, उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। उसके बाद आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद जो भारत में आए, इनके ऊपर भी एक कंडीशन अप्लाई थी कि इनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत यानी पाकिस्तान बनने से पहले का जो भारत था उसके नागरिक हों, तब जाकर के इनके बाकी जो आने वाले पूर्वज हैं उनको भारतीय नागरिकता दी गई। इसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग 1 मार्च 1947 इस तारीख के बाद जो पाक गए और वो वापिस आना चाहते हैं, तो वो वापिस 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए और भारत वापिस आना चाहते हैं या भारत आए, तो वो सब भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन भारत आने के बाद उनको 6 माह भारत में निवास करने के बाद पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह आर्टिकल 7 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 8 के अंदर OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी विदेशों में रह रहे भारतीय जिनके पास वर्तमान में विदेशी देशों की नागरिकताएं हैं, यानी कि भारत की नागरिकता नहीं है लेकिन वो मूल रूप से भारतीय हैं, तो वो सब भारतीय नागरिकता दोबारा ले सकते हैं। भारत आने के बाद विदेश की नागरिकता छोड़ने के बाद वो अपनी भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम 1955 में आया। नागरिकता अधिनियम 1955। इसके अंदर भारतीय नागरिकता को अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया और बताया गया कि किस किस प्रकार से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। सबसे पहले बाय बर्थ। बाय बर्थ में बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग भारत में वो भारत के नागरिक हैं ही, और उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो सब ऑटोमेटिकली भारतीय होंगे, यानी उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा बाय डिसेंट या वंश के आधार पर। इसमें कुछ लोग जैसे विदेश गए हुए थे तो उनके बच्चों को केवल वंश के आधार पर कि उनके माता पिता भारतीय थे
इस आधार पर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1992 में इसको दोनों माता पिता की बजाय एक या माता या पिता भी अगर भारतीय है, एक जना कोई भी माता या पिता कोई भी एक भारतीय है तो उनके बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 2004 में वंश पर आधारित नागरिकता को बंद कर दिया गया। दो 2004 के बाद यदि किसी विदेशी बच्चे को भारतीय नागरिकता लेनी है तो उसके जन्म के समय उनके माँ बाप को भारतीय राजदूतावास में उस बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद वो बच्चा बड़ा होकर के 18 साल से ऊपर होने के बाद भारतीय नागरिकता ले सकता है या भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ये दूसरी थी वंश के आधार पर। तीसरा है प्राकृतिक तौर पर। या बाय नेचुरली। यदि कोई विदेशी भारतीय से शादी करता है, कोई विदेशी भारतीय से शादी करता है, यानी पति या पत्नी में से कोई एक भारतीय है तो दूसरा विदेशी भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा सकता है या रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसको कम से कम भारत में 7 साल रहना होगा, तब उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दूसरा इसके अंदर बताया गया, जो लोग विदेशी लोग जो भारत में काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से, भारत में काम कर रहे विदेशी जो पिछले 7 साल से भारत में काम कर रहे हैं वो भी भारतीय नागरिकता ले सकते हैं नागरिकता से जुड़े नियमों के अनुसार। ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण आधार में क्या है, जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, ओसीआई जो हमने अभी वंश के आधार पर पढ़ा, उसके बाद अब ये नियम बन गया है कि जो विदेशी भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, अगर उनके बच्चे या वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, अब ओसीआई वो लोग हैं जो जिन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली है, अगर वो भारत की दोबारा नागरिकता लेते हैं तो वहां की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और भारतीय नागरिकता लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर उनको भारतीय नागरिकता लेनी है तो वो क्या करेंगे, वहां की विदेशी नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, विदेशी नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यदि उनके बच्चे भारतीय कब कहलाएंगे, जब वो बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर वहां जिस भी देश में वो रहते हैं वहां के भारतीय दूतावास यानी भारतीय राजदूत या राजनयिक के ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उनको अपने बच्चे का। तब वो बच्चा बालिग होने के बाद 18 वर्ष की आयु के बाद भारतीय नागरिकता ले सकता है या भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पांचवा, यदि कोई बाहरी क्षेत्र भारत में मिलता है तो उसमें रह रहे प्रत्येक नागरिक को अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी या वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाएगा। जब विदेशी हिस्सा भारत में मिल गया है
तो वहां के लोग भी भारतीय कहलाएंगे, यानी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये 5 प्रकार थे जिनसे भारतीय नागरिकता ली जा सकती है। उसके बाद है एक अपने भारत में असम के लिए विशेष नागरिकता का प्रावधान था। असम नागरिक अधिनियम, असम नागरिक अधिनियम 1985। इसके तहत 1 नवंबर 1966 को या इससे पहले जो बांग्लादेशी मतलब है विभाजित भारत में रहने वाले भारतीय, जब बांग्लादेश और भारत पूर्वी पाकिस्तान और भारत बना तो वहां के लोग जो भारत में इस तारीख से पहले भारत में आ गए वो सब भारतीय नागरिक या असम के नागरिक कहलाएंगे। असम के नागरिक, ये पहला था। दूसरा 1 नवंबर 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक, 1 नवंबर 1966 से 25 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेश से या म्यांमार से लोग भारत आए और भारत आने के बाद वो लगातार 10 साल भारत में रहते हैं, तो 10 साल बाद उनको भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नियम 1985 के तहत 2 चीजें, 1 नवंबर 1966 को या इससे पहले जो लोग भारत में आए तो वो सब आसाम के नागरिक कहलाए। दूसरा 1 नवंबर 1966 से 25 मार्च 1971 तक भारत आए और भारत आने के बाद उनको 10 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसमें एक कंडीशन और थी, जब तक उनके 10 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक उनको हर एक मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग अभी तक हमने 8 तक पढ़ा कैसे भारतीय नागरिकता ले सकते हैं या कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता कैसे छोड़ सकते हैं। आर्टिकल 9 के अनुसार स्वेच्छा से आप भारतीय नागरिकता छोड़ सकते हैं। स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना। यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं और वहां की नागरिकता लेते हैं तो आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। विदेश में रहने के बाद अगर आप लगातार 7 साल विदेश में रह रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। उसके बाद आर्टिकल 10, लेकिन इस पे एक कंडीशन अप्लाई है कि संकट के समय और युद्ध के समय आप भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग सरकार जबरदस्ती आपकी नागरिकता छुड़वा सकती है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है। कंडीशंस अप्लाई है इसके ऊपर। पहला, देश विरोधी बात करने पर या देश के साथ गद्दारी करने पर। दूसरा, भारतीय संविधान का अपमान करने पर। तीसरा, गलत तरीके से भारतीय नागरिकता लेना। तो ये इन कंडीशंस के आधार पर
भारतीय सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है? पहली बात, देश के साथ गद्दारी करने पर। दूसरा, भारतीय संविधान का अपमान करने पर। और तीसरा, गलत तरीके से अगर कोई भारतीय नागरिकता लेता है तो इन कंडीशंस में भारतीय सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, PIO और OCI। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरा, और सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वो लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास अभी भी भारतीय नागरिकता है, यानी कि उन्होंने विदेशी नागरिकता नहीं ली है। और OCI में जो मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन वर्तमान में विदेशी नागरिकता जिनके पास है, ये विदेशों में काम कर रहे हैं लेकिन नागरिकता भारतीय ही है अभी भी। तो इनको दोहरी नागरिकता, वहां की भी नागरिकता और यहां की भी नागरिकता देने के लिए LM सिंघवी जी की अध्यक्षता में, ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 2000 में, और ये 2002 में अपनी रिपोर्ट देती है। उस आधार पे PIO और OCI इनको अलग अलग किया गया। OCI की पूरी डेफिनेशन 2005 में दी गई, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने 9 जनवरी 2015 को इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया, केवल OCI रखा, PIO को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। 9 जनवरी महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। उनकी याद में ही 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस दिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने इन दोनों को समाप्त करके, इनके जो अलग अलग नियम थे भारतीय नागरिकता लेने के, उनको समाप्त करके केवल OCI वाली नागरिकता को रखा। अब भारतीय नागरिकता लेना विदेशियों के लिए आसान कर दिया जो मूल रूप से भारतीय हैं। वैसे तो भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन किसी के सम्मान के लिए अगर कोई देश नागरिकता देता है तो वो मान्य है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के साथ साथ कई देशों ने अपनी नागरिकता दे रखी थी। एक छोटा सा डिफरेंस, जो भारत के वर्तमान में सिटीजन है और दूसरा OCI जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। भारत का जो मूल अभी वर्तमान में नागरिक है उसको मत देने का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार। दूसरा, वो MP, PM या MLA किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी कर सकता है, लेकिन विदेशी नागरिक को ये सब अधिकार नहीं है जब तक वो भारतीय नागरिकता दोबारा नहीं ले लेता। ये इंपॉर्टेंट बात है। होता है अपना भारत के संविधान का भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है। भाई देखिए, एक तो डेली अभ्यास करना चाहिए चीजों का, और दूसरा चीजों को लिख लिख के देखिए। जितना आप लिख के देखेंगे चीजें उतनी लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी, उतना ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे। तो इसलिए चीजों को लिख लिख के देखना चाहिए। दूसरा, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है इसमें जो आज पढ़ाया है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगली वीडियो में उसका समाधान करेंगे। अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक